सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल और साथ साथ कोरोना की सूरत हाल के हवाले से है। ब्रॉडशीट के सीईओ के इंकशाफात के बाद हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों ही इसे अपनी अपनी फतह तस्वुर कर रहे हैं। वजीर आजम का कहना है कि ब्रॉडशीट ने करप्ट हुक्मरानों की सारी करप्शन बेनकाब कर दी है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए मरियम नवाज की, तो उनका कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह एवनफील्ड फ्लैट्स की हकीकत सामने आ गई है। नवाज शरीफ की सदाकत की गवाही कुदरत दे रही है। लेकिन अगर सीईओ ब्रॉडशीट की इंटरव्यूज का तज्जिया किया जाए तो मालूम होगा कि कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ब्रॉडशीट मामले को संजीदा लेने की जरूरत है या यह मामला भी कुछ टाइम बाद झाग की तरह यकदम बैठ जाएगा। दूसरी जानिब इल्जाम तराशियों की जो सियासत है वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब तो इन्हीं इल्जामात पर शहजाद अकबर साहब ने अज़मा बुखारी साहब को 50 करोड़ हर्जाने का नोटिस भी भिजवा दिया है। अब इस नोटिस का क्या होता है ये भी हमें वक्त ही बताएगा। अपोजिशन की बात की जाए तो एहसन इकबाल साहब आज गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में हुक्मरान जमात को की जो फतह थी उस पर भी सीख पा नजर आए। उनका कहना था कि जीबी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के हाथ पांव बांध दिए गए थे और जो उन्होंने मवाजना किया जो 2018 में इलेक्शन हुए थे और जो जीबी में इलेक्शन हुए थे उनसे, और आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन होने वाले हैं उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि वहाँ पर भी कुछ इस तरह की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो कि हम नहीं होने देंगे। मौजूदा सूरत हाल में PDM भी कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है और ये सब कुछ मोहम्मद अली दुरानी की उन मुलाकातों से जोड़ा जा सकता है जो उन्होंने ऑपोजिशन के बड़े रहनुमाओं से की थी। ये सवाल भी आज हम अपने प्रोग्राम में उठाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे नादिर गबूल साहब। बहुत शुक्रिया नादिर साहब आपके वक्त का। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी नुमाइंदगान हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। नादिर साहब, गुफ्तगू का आगाज करना चाहूँगा ब्रॉडशीट मामले के हवाले से। समझते हैं आपके जो ब्रॉडशीट का मामला है उसको सीरियस लेने की जरूरत है? जी बिल्कुल। देखें इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है लाइव, आपने देखा कितने वफाकी वज़रा वहाँ पे मौजूद थे। ये पहली दफ़ा हमने देखा है कि इतने सारे वज़रा बैठे हुए हैं वहाँ पे। उसकी वजह यही है कि जितने भी इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसकी वजह से गवर्नमेंट इस वक्त पूरी तरह से टेंशन में और प्रेशर में, और उस प्रेशर को डिसॉल्व करने के लिए वो उन्होंने टारगेट दिया हुआ इमरान खान ने अपने तमाम वज़रा को कि आपने पूरी तरह से आड़े हाथों लेना है अपोजिशन को। तो आप कह तो रहे हैं कि PDM कमज़ोर नज़र आ रही है, मगर मैं आपसे अग्री नहीं करूँगा। ये वो खामोशी है जो कि तूफ़ान से पहले नज़र आता है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह 31 जनवरी जैसे जैसे करीब आते रहे, अभी 2 हफ्ते ही रह गए, मैं सिर्फ आपसे ये मुतालबा करूंगा कि आप 2 हफ्ते इंतजार करें, तमाम दोस्त 2 हफ्ते इंतजार करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे सर। लेकिन वो तमाम बातें जो कुछ PDM की जानिब से की गई थी उनसे वो जरा किनारा कशी इख्तियार करती हुई नजर आ रही है। मैं जरूर PDM के हवाले से बात करूंगा, लेकिन मैं पहले चाहूंगा कि जो ब्रॉडशीट का मामला है उस हवाले से आपसे बात कर लूं। जो ब्रॉडशीट है, जिस तरह आपने कहा कि ब्रॉडशीट की वजह से हुक्मरान जो हैं उनके हाथ पांव फूले हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो वजीर आजम साहब हैं वो कहते हैं कि ब्रॉडशीट ने हुक्मरान अशराफिया की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को बेनकाब किया है, तो वो तो इसको अपनी फतह समझते हैं। नहीं, देखें इस पे तो मरियम साहिबा ने भी जवाब दिया है और ये ज़्यादातर इशू डील करता है नून लीग से। इसमें पीपल्स पार्टी का तो भी उस तरह का नहीं नज़र आ रहा, ना कुछ साबित हो रहा है। पीपल्स पार्टी का वैसे मौक़िफ़ क्या है? इस पे तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये ब्रॉडशीट का मामला है। एक जानिब हुकूमत ने तकरीबन जो हैं $28 मिलियन जो हैं वो ब्रॉडशीट को दे चुकी है, तो तहकीकात तो होनी चाहिए ना, चाहे इस हवाले से ही हो जाए कि ये जो $28 मिलियन हैं, एक तो वो अकाउंट्स में कैसे पड़ा हुआ था वहां पर एम्बेसी की, और फिर दूसरा ये किसकी गलती की वजह से ये हमें टैक्स पेयर का पैसा जो है वो जाया हुआ है। देखिए इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल होनी चाहिए, हम इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ कभी भी नहीं है, मगर इन्वेस्टिगेशन का कोई रिजल्ट भी तो आए ना सामने। और इन्वेस्टिगेशन की आड़ में आप सियासी इंतकाम लें और लीडरान को जेल में डालना शुरू कर दें, इस चीज़ की हम खिलाफ है। हमने कभी भी नहीं कहा कि आप इन्वेस्टिगेट नहीं करें करप्शन चार्जेस को, मगर करप्शन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करते करते आप
विक्टिम शेमिंग करते हैं, आप मीडिया ट्रायल करते हैं, आप नैब को प्रेशर करते हैं कि उठा के जेल में डालें। लेकिन यही काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और लीग नून भी अपने दौर में करती रही है। हमारे साथ रहिएगा गबोल साहब, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान सईद बसरा साहब ने। बहुत शुक्रिया बसरा साहब, आपकी वक्त का। ब्रॉडशीट के हवाले से बसरा साहब बात कर रहे हैं, समझते हैं कि सीरियस लेने की जरूरत है। अगर देखा जाए तो हुक्मरान जमात है, वो भी जो आपकी जमात है, पाकिस्तान के वजीर आजम भी इसको अपनी फतह करार दे रहे हैं। मरियम नवाज की ट्वीट्स देखी जाएं तो वो कहती हैं कि इसमें हमारी फतह है। तो इतनी सीरियस वैसे ये बात है भी? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे एक माकूला है जिसको हम कहते हैं कौन क्या है माजी गवाह है। ये जो मुस्लिम लीग नून के नाम के ऊपर एक पॉलिटिकल आउटफिट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसके बिहाफ के ऊपर एक ही क्रेडिबिलिटी है कि ये क्रेडिबल झूठों की जमात है। तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये लोग पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने के बाद उस पर झूठ बोलने तक के मुजरमान हैं, और ये पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर के पैसे पर मनी ना ट्रेल देने के मुजरमान हैं। देखिए, ये इन्होंने जिनका मरियम सफदर की बात कर रहे हैं, इन मसूफा ने ट्वीट किया कि ये जनाब नवाज शरीफ की जो गवाही की जो बेगुनाही के ऊपर एक मोहर सब्त हो गई है। अब ब्रॉडशीट के सीईओ जो हैं उन्होंने टेलीविजन पे आके कहा है कि ब्रॉडशीट के पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि ये टिप ऑफ एन आइसबर्ग है, ये जो एवन फील्ड है, और इनकी जो लूट मार है इसके हमारे पास वो शवाहिद मौजूद है। दूसरा ये जो कह रही है कि वहां पे कोई फैसला आ गया और ब्रॉडशीट जो है वो बैकफुट पे चलेगी, जब इनकी अपनी हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी दौर के अंदर ब्रॉडशीट को नैब ने डेलिबरेटली इनके साथ वो कनेक्शंस अपने नहीं लेके आए हैं मंजराम के ऊपर, और इनको कहा कि हम जो अपने केसेज हैं इनको सख्त खाने में डाल दें। अब आप देखिए कि ब्रॉडशीट के जो सीईओ का इंटरव्यू है, जब आप उसको उठा के देख लें, उसके अंदर जो उन्होंने दिया उसको उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इशराफिया और ये चंद खानदान और खास तौर पर मुस्लिम लीग नून है, ये किस तरह से पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। ये किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग जब आप कहते हैं, देखिए आम फैम जुबान के अंदर लोगों को समझाने की जरूरत है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत की जाती है पैसा बनाने के लिए, यहाँ से माले हराम बना के पाकिस्तान से बाहर भेजा जाता है, पाकिस्तान से बाहर गैर कानूनी जराए से, फिर वहां पे मौजूद अपनी बेनामी कंपनियों और अपनी फिक्टिशियस कंपनियों के साथ पाकिस्तान में मंगवाया जाता है वाइट करके टीटियों के जरिए। ये लूट मार का एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड, बड़ा जदीद तरीका है जिससे आप माल हराम को जो है वो लेकिन सर हुकूमत ने अब तक रिकवर क्या कुछ किया है? अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो आपके तकरीबन $28 मिलियन पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के हम ब्रॉडशीट को दे चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान को रिकवर क्या कुछ हुआ है इसकी तफसीलात अभी तक हमारे पास नहीं आ पाई हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो जरा तफसीलात आप शेयर कर दें। जी देखिए, ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की है कि इसमें रिकवर क्या किया है। हमारी हुकूमत जब से आई है 27 माह के इस अरसे के दौरान नैब ने हमारी इस दौरे हुकूमत में 380 अरब रुपया पाकिस्तान के लोगों का बेचारों का लूटा हुआ हार्ड कैश के अंदर रिकवर किया है। 380 अरब रुपया पंजाब की जो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट सर, इस 380 अरब में से जिन ऑपोजिशन के रहनुमाओं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्जाम लगाती है, उनमें से उन रहनुमाओं में से किससे कितने पैसे रिकवर किए गए? देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्जाम नहीं लगाती, देखिए मैं आपके इस सवाल से बड़ा मुझे इख्तलाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, पाकिस्तान के लोगों ने भी नहीं, ये पनामा के अंदर इनकी मकरूहात आई, पनामा पेपर। सर उससे रिकवर कितने किए? मेरा सवाल यही है ना कि नवाज शरीफ साहब से, एहसन इकबाल साहब से, ख्वाजा आसिफ साहब से, राना सनाउल्लाह से रिकवर कितना किया वो बताएं ना। देखिए, राना सनाउल्लाह तो मंशियात के मुलजम है, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग उनके ऊपर केस नहीं बना। बाकी देखिए, ये केसेस अभी ट्रायल के ऊपर हैं। पाकिस्तान के अंदर एक कानून मौजूद है, ये केसेस अभी ट्रायल के ऊपर हैं, लेकिन जो इनके सहूलतकार हैं, जो इनसे नीचे हैं, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये खुर्रम दस्तगीर अभी बड़ा टाई पैंट पहन के टेलीविजन के ऊपर खड़े, थोड़ी देर पहले मैं बोल टेलीविजन की स्क्रीन पे देख रहा था। इन साहब के कब्जे से, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, खुर्रम दस्तगीर के वालिद के जमाने का एक जमीन जिसकी कीमत 1 अरब रुपए से ज्यादा है, सरकारी उस पर कब्जा किया हुआ था, 1 अरब की, वो हमने रिट्रीव की है।
अपना इनका गुलिस्तान सिनेमा है, ये बड़े टाइट पैंट पहन के आए थे पाकिस्तान बोलने के लिए। ये जोसेफ गोबेल्स की जो बाकियात है, इनके गुलिस्तान सिनेमा की जमीन महकमा माल की मलकियत निकली है, यानी कि पटवारियों की जमीन भी ये लूट के खा गए थे, वो भी 35 करोड़ की जमीन हमने इनसे रिकवर की है। देखिए ये पूरा नेक्सिस है, माफिया, ये सियासतदान नहीं है। इस पर नवाज शरीफ ने पैसा लूटा और टिप ऑफ एन आइसबर्ग ये है, यानी कि उसका छोटी सी मिसाल एवंसफील्ड अपार्टमेंट है जिसकी कीमत 750 करोड़ रुपए की है, और नीचे खुरम दस्तगीर जैसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने यहाँ जमीनों पे कब्जा किया। अभी इनके मुदस्सिर से जो नारा है, एक एमएनए एक फैमिली है, उनसे हमने 400 कनाल सरकारी जमीन जिसको अब माले मुफ्त समझ के लोगों ने लूटा हुआ था, वो रिट्रीव करवाई है। लिहाजा की देखिए, इसको अंडरस्टैंड कीजिए, ये पैनामा पेपर्स हो और उसके बाद जो ब्रॉडशीट का मामला है, ये तमाम चीजें ठीक किसकी तरफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का बाजार गर्म किया। ठीक है, आप सर एक और सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि जो कमेटी बनाई गई है वो बनाई गई है ब्रॉडशीट के हवाले से, क्या इसकी भी तहकीकात के हवाले से वजीर आजम को कमेटी नहीं बनानी चाहिए कि जो हमने 28 मिलियन डॉलर्स जो अदा कर चुके हैं, जो लिजिटेशन में चली गई थी ब्रॉडशीट, उसकी वजह से हमने अदा किए हैं, तो उस पर भी एक कमेटी बनाई जाए कि किसकी गलती की वजह से पाकिस्तानी टैक्स पेयर का इतना पैसा हमें उनको देना पड़ गया है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने किया है। देखिए, एक चीज मैं आपको इसमें, आपका प्रोग्राम का बड़ा शॉर्ट टाइम है, मैं आपको मोटी सी बात बता दूं कि ब्रॉडशीट को जो पैसा पाकिस्तान के टैक्स पेयर बेचारे का अदा करना पड़ा है, वो इसलिए अदा करना पड़ा है कि मुशर्रफ के दौर में जब एनआरओ दिया गया, वो बात जो आपके वजीर आजम बार बार कहते हैं कि जब आप एनआरओ देते हैं तो कौम का ना सिर्फ लूटा हुआ पैसा जाता है बल्कि इदारों की क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। मुशर्रफ के दौर में ब्रॉडशीट के साथ जो हुआ मुआहदा था, सारे चोरों, डाकुओं और लुटेरों को, तो एनआरओ देने के बाद जो नैब ने कहा कि जब ये तमाम केसेज एनआरओ की वजह से बंद हो गए, अब ब्रॉडशीट का हम कोई हमारे से लेना देना नहीं है। फिर ब्रॉडशीट क्योंकि बाहर की दुनिया में बैठे हुए थे जहाँ कानून की हुक्मरानी है, वहाँ एनआरओ नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वो कोर्ट में चले गए। ये बिल्कुल इसकी तहकीकात होंगी, प्राइम मिनिस्टर जो है इसके ऊपर तहकीकात करने का इरादा भी रखते हैं, और अनकरीब आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक बड़ी हाई लेवल की पावर किस्म की कमेटी बनाएंगे। हम लोग पाकिस्तान के लोगों को बताएंगे कि जिस तरह पनामा के अंदर आपने जाना कि पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ और उनका शरीफ फैमिली और जरदारी साहब और उनका टोला पाकिस्तान में लूटपाट करते रहे, ऐसे ब्रॉडशीट जैसी कंपनियां, ये पहली कंपनी नहीं। ठीक, बसरा साहब आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हमारे साथ रहिएगा। हमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से ही बात करनी है। नादिर गबूल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे के हवाले से, उनकी जो इस वक्त हिकमत अमली है उसके हवाले से प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे। मेरे साथ नादिर गबूल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उस्मान सईद बसरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर गबूल साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अब इस वक्त कहां पर खड़ी है? क्योंकि देखने में यही आ रहा है कि टोन डाउन किया जा रहा है। बयानिया जब आए थे गुजरांवाला के जलसे में तो हम हर तरफ यही बातें देख रहे थे, हो रही थी कि बहुत सख्त बयानिया लिया गया है। फिर हम देखते थे कि वीडियो लिंक्स के जरिए खिताब होता था, एक जानिब नवाज शरीफ होते थे, दूसरी जानिब जरदारी साहब होते थे, फिर जो स्टेज पर मौजूद होते थे बिलावल भुट्टो होते थे, मरियम नवाज साहिबा होती थी, फजल रहमान साहब होते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि मौलाना साहब तो एक्टिव हैं, तमाम बाकी लोग जो हैं वो साइड पे हो गए हैं। तो क्या टोन डाउन हो रहा है बयानिया? नहीं, बिल्कुल साइड में नहीं हुए हैं और ना टोन डाउन हो रहा है। दिस इज द साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म, क्योंकि आगे एक बहुत बड़ी एक जद्दोजहद बाकी है। और जो हमारा हदफ है, हदफ ये नहीं है कि हम बड़े बड़े जलसे करें या स्टेज पे इकट्ठे करें। हदफ ये है कि हमने इमरान खान से जान छुड़ानी है किसी भी हाल में। तो उसके लिए हम इंशाल्लाह सब वैसे ही निकल रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। तो उससे पहले ये थोड़ा सा आप समझें कि एक ट्रांजिशनरी पीरियड है और ये 2 वीक्स का ही है। 2 वीक्स में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दोबारा से तमाम जो पीडीएम के लीडर्स हैं मौलाना फजल रहमान के साथ ही इंशाल्लाह निकलेंगे इस्लामाबाद के लिए, और वहाँ पे मजबूर करेंगे हम कि इमरान खान पाकिस्तान की जान
हमेशा के लिए छोड़ दे, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट था ये फेल हो गया। तो इस्तीफों के मामले पे भी अभी भी पीडीएम कायम है, खासतौर पे अगर पीपल्स पार्टी की हम चलें बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी पे ही ये बहुत शुरू में इल्जामात लगना शुरू हो गए थे कि जो सबसे पहले बैकआउट हो गई इस्तीफों के मामले पर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। तो अब इस वक्त क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों के मामले पर अभी भी उसी जगह पे खड़ी है? देखें, सीएम सिंध समेत तमाम सिंध काबीना के जो इस्तीफे हैं, तमाम हमारे जो एमएनएज हैं, उनके इस्तीफे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के पास पहुंचे हुए हैं। तो जब भी इंशाल्लाह फैसला होता है फाइनली इस्तीफा जमा करने के ऊपर तमाम पार्टी की तरफ से, तो हमारे जो एमएनएज एमपीएज हैं, वुज़रा हैं, वो तो रेडी है ऑलरेडी, हम इंशाल्लाह जमा करा देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। पर ये वो फैसले जो कि हम लोग इस्लामाबाद पहुंच कर करेंगे कि कब हमने इस्तीफे देने हैं, और इंशाल्लाह ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस्तीफों की, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि इमरान खान की जो हुकूमत है ये कोई 2/3 अक्सरियत की हुकूमत नहीं है, ये बहुत ही थिन मार्जिन से इन्होंने हुकूमत बनाई है, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इन्होंने तोड़ फोड़ के एमएनएज जमा किए हैं, कुछ इनके इत्तेहादी हैं वो भी इनसे नाराज हैं, कुछ ऐसे एमएनएज हैं जो कि आज़ाद जीते थे मगर अभी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सर सेनेट में ना वैसे अक्सरियत थी ऑपोजिशन की, लेकिन वहां पर भी आप अपनी मर्जी का चेयरमैन सेनेट तक ला नहीं पाए। देखें, वो पुरानी बात हो गई है, उस वक्त हमने ठीक है, अब नई बात करते हैं। ठीक है उस्मान सईद बसरा साहब, अब कैसे आप इंगेज करने का इरादा रखते हैं ऑपोजिशन को? ग्रैंड नेशनल डायलॉग जो है वो आप समझते हैं कि वक्त की जरूरत है, या फिर आप समझते हैं कि बेवक्त की रागनी है, उसकी जरूरत भी नहीं है? अभी फिलहाल तो नहीं जरूरत है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग बिल्कुल होना चाहिए है, लेकिन उस ग्रैंड नेशनल डायलॉग के जरा और से बनाइए ना जी। पाकिस्तान को 72 साल में पाकिस्तान को जिस चीज तबाही की तरफ ले गई, आज पाकिस्तान की मुर्शिद जहाँ खड़ी हुई है, आज पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत कहाँ खड़ी हुई है। आज मुझे बताइए कि पाकिस्तान बनने से पहले का थरपारकर और आपका सिंध का जो सारा सहरा बदल गया। टीओआर बनाने की जरूरत यह है कि पाकिस्तान नेशनल डायलॉग करना चाहिए कि पाकिस्तान से इन इशराफिया का कब्जा कैसे छुड़ाना है, पाकिस्तान में करप्शन यानी बदउनवानी और करप्ट यानी बदउनवानों का सद्देबाब कैसे कर रहा है, पाकिस्तान की सियासत को काबजीन से वागुजार कैसे करवाना है। पाकिस्तान का ग्रैंड नेशनल डायलॉग तो इसके ऊपर होना है। ग्रैंड नेशनल डायलॉग इसके ऊपर होना है कि ये जो झूठे इकट्ठे हुए हैं सारे के सारे, जो कहते हैं कि इमरान खान जो है उसकी तो हुकूमत डिफेक्टिव है, लेकिन सिंध की हुकूमत जो उसी इलेक्शन की वजह से बनी है वो बिल्कुल लेजिटिमेट है। पाकिस्तान की सियासत को तो सर ये जिन अशराफिया की आप बात करते हैं, कि आप नहीं समझते हैं कि वो अशराफिया जो कि पहले इन पार्टीज जिन पे आप इल्जाम लगाते हैं वो अशराफिया सारा शिफ्ट हो गया है, या काफी बड़ी तादाद में शिफ्ट हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? चाहे बाबर आवान की बात करें, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, फवाद चौधरी की बात करें, शेख रशीद की बात करें, हफीज शेख की बात कर लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वजीर खजाना थे, अब आपके वजीर खजाना है। तो वो अशराफिया जिनकी बात करते हैं, चीता चीता नाम तो मैंने ले लिया, एक पूरी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। ये सारे जो हैं ये पहले दीगर जमातों पे जिनको आप हदफ तनकीद बनाते हैं, पहले उनका हिस्सा थे, अब आपका हिस्सा है। अच्छा देखिए, ये एक बड़ा टेक्निकल बात है, इसको समझने की जरूरत है कि हमने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो इशराफिया के 2-4 खानदान हैं जिन्होंने लूटमार को अपना शेवा बना रखा है। आपको मैं सवाल करता हूँ, आप क्या समझते हैं कि जो जरदारी साहब ने वहाँ सिंध के अंदर लूटमार की और ओमनी ग्रुप के साथ मिलकर वहाँ पे सारे मामला किए, नवाज शरीफ के यहाँ पे जो फ्रंट मैन थे उनके साथ मिलकर शहबाज शरीफ ने टीटीओ के रिकॉर्ड कायम कर दिए, एवन फील्ड सरे महल के मौजूद पार्टी के अंदर मौजूद लोग हैं अच्छे, ये उनके हिस्से में नहीं आए, वो इनकी लूटमार में शामिल नहीं रहे हैं। देखिए, ये खानदानी जमातें हैं जिनके टाइटल ये हैं कि एक तरफ शरीफ खानदान खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ जरदारी खानदान खड़ा हुआ है, बाकी सब तो बेचारे दर्जा चारम और बस्ता बे के लोग हैं। जो बस्ता बे के लोग हैं आज भी इनके पास है, लेकिन जो लोग इनके सेकंड टीयर लीडरशिप में अच्छी थी वो इनकी जमात को छोड़ के हमारे पास जरूर आए हैं। लेकिन हम एक हाइपोथेसिस खड़ा कर लेते हैं, लॉजिक से बात कर लेते हैं। इनकी जमातों से जो डाकू और चोरों की माजगार हुई हैं और जो आज भी एनआरओ लेने और चोरी बचाने की मूवमेंट चला रही हैं, इनकी जमातों से 5% लोग ऑफ टोटल ऑफ देयर स्ट्रेंथ हमारे पास आए हैं। अच्छा, हम कुछ नहीं कर सकते, और जो 95% सारे के सारे डाकू चोर इधर रह गए हैं, तो ये क्या करेंगे? देखिए, आज
संजीदा सवाल ये है। तो सर अगर कल को एहसन इकबाल साहब, ये अपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब कल को अगर आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो फिर भी आप यही बात कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी में जो लोग आज तक आए हैं, आपने बाबर अवान का नाम लिया, मामला उठा, लीगल सवाल उठा, बाबर अवान ने मिनिस्ट्री से स्टेप डाउन किया। बताया लाइन पाकिस्तान में कभी इसकी मिसाल गई? अलीम खान एक पार्टी, हमारी पार्टी में थे, उन पे इल्जाम लगा, सुल्तान खान पे इल्जाम लगा, आजम सवाती पे इल्जाम लगा, हमने उनको स्टेप डाउन करवाया। ये नया पाकिस्तान है, ये खानदानी जमातें और असली कमेटियों की सरबराही के समझी का वक्त नहीं है, जहाँ इमरान खान की हुकूमत है। बहुत शुक्रिया उस्मान सईद बसरा साहब, आई एम सॉरी आई हैव टू कट यू। नादिर गबोल साहब, आपने वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। और नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे कोरोना के हवाले से। मुल्क में अगर बात की जाए गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर तो 46 हलाकतें हुई हैं, 3097 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 2284 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। वैक्सीन के हवाले से बात करें तो इस वक्त दुनिया भर में 10 कंपनीज हैं जो कि कोरोना की वैक्सीन बना रही हैं। किस हद तक मौसर हैं, इस हवाले से सवालात बहुत से उठ रहे हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब, सरबराह हैं पाकिस्तान कोरोना टास्क फोर्स के और साइंसदान भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अता साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एक तो सबसे पहले हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा, इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है कोरोना की मुल्क में? हमारे पास जितनी बड़ी तादाद में मरीज आ रहे हैं, निपटने के लिए बेड्स मौजूद हैं अस्पतालों में? जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर सिचुएशन होती जा रही है, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते में देखा पहुंच के और फिर दोबारा घटना शुरू हुआ है। अमवात भी 100 से ज्यादा हो गई थी, यहाँ 50-55 के करीब हो गई हैं, तो थोड़ा अमवात में भी कमी आ रही है। तो थिंग्स जो है अब बेहतर लग रही है, क्योंकि जब ये एहतियात के ऊपर है, लोग कितनी एहतियात करते हैं। एहतियात नहीं करेंगे तो फैलेगा, और ये वेव्स जो है आएंगी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, क्योंकि ये लोगों के ऊपर है कि कितने एहतियात कर रहे हैं और हुकूमत से कितना कंट्रोल कर पा रही, स्मार्ट लॉकडाउन जो है कितना इफेक्टिव कर रही है। तो अभी तक तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है हमारी पाकिस्तान की। हुकूमत के कंट्रोल में इस वक्त आप समझते हैं कि जो सिचुएशन है ओवरऑल मुल्क की, वो कंट्रोल में ही है? बहुत अच्छे कंट्रोल में है। यानी कि आप यूरोप का देखें, अमेरिका का देखें, हिंदुस्तान का देखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर सिचुएशन है यहाँ दूसरे। ठीक है, आप सर वैक्सीन के हवाले से थोड़ी बात करना चाहूंगा। तकरीबन 10 वैक्सीन हैं जो दुनिया भर में कंपनीज बना रही हैं। इसके हवाले से जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो लोग इस वैक्सीन को लगा चुके हैं, उस हवाले से आपके पास क्या इत्तलात हैं? कितनी मौसर हैं ये वैक्सीन, और इनमें से भी क्या ग्रेडिंग हो रही है, कौन सी ज्यादा मौसर है, कौन सी कम मौसर है? क्योंकि जो फाइजर है उस हवाले से मैं पिछले दिनों पढ़ भी रहा था कि जो सेकेंड उसकी डोज लगती है तो उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं और चिल्स भी होती हैं और दीगर भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है मरीज को नहीं, आम बंदे को जो कि सेकंड डोज लगवाता है। जी, इनमें जो इनकी जो इफेक्टिवनेस है वो मुख्तलिफ है। जैसे अभी ब्राजील में अभी अनाउंस किया है कि जो सीनोवैक एक कंपनी है, पाकिस्तान में नहीं है ये कंपनी, ये चाइनीज कंपनी है, पाकिस्तान में ये ट्रायल नहीं कर रही, उसके सिर्फ 50% एफिशिएंसी आई है, इफेक्टिवनेस आई है। अच्छा। लेकिन जो दूसरी कंपनियां हैं, किसी की 70% है, किसी की 90% है। ये जो पाकिस्तान में जो दोनों कंपनियां हैं चाइनीज जो कर रही है क्लिनिकल ट्रायल्स, एक सीनोफार्म है और कैंसिनो बायो है, इन दोनों की जो है % के दरमियान इनकी इफेक्टिवनेस है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं इनके, और कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स भी नहीं देखे गए, जैसे कि फाइजर में देखे गए थे। काफी सीरियस साइड इफेक्ट्स उसमें आए थे बहुत सारे पेशेंट्स में। इनमें उस तरह के साइड इफेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह नहीं दिखाई दिए। तो हमारे लिए यही वैक्सीन ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि वो यहाँ हमने पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर हुए हैं और सेफ पाए गए हैं। तो यही इसीलिए सीनोफार्म के 12 लाख डोजेस हुकूमत ने ऑर्डर किए हैं। सर, उस हवाले से मेरा आपसे सवाल था, जो आपने 12 लाख डोजेस ऑर्डर किए हैं, एक तो बताइएगा कौन सी कंपनी से ऑर्डर किए हैं, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, और तीसरा सवाल ये कि क्यों 12 लाख सिर्फ? अब हमारे यहाँ तो इससे ज्यादा तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो हैं। ये जो है ये सीनोफार्म जो चाइनीज कंपनी है, जो कराची यूनिवर्सिटी का
इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ एग्रीमेंट हुआ है, उस कंपनी के साथ ऑर्डर किए हैं। और ये वहां चाइना में भी उनके मिलिट्री पे ट्राई की गई थी। मसला इस वक्त ये है कि तकरीबन सारी कंपनियां जो है बहुत ज्यादा ओवरबुक्ड हैं। 6-6 महीने, 12-12 महीने, 18-18 महीने की बुकिंग हुई है। और कुछ ममालिक ने तो 400% ज्यादा बुकिंग करा ली है अपनी पॉपुलेशन से। मिसाल के तौर पे कनाडा ने, बरतानिया ने 300% ज्यादा अपनी पॉपुलेशन से बुकिंग करा ली है। यूरोप के सब ममालिक ने 200 करा ली है और पेमेंट भी कर दी गई है। तो इस वजह से तो सर हमने क्यों नहीं उस वक्त बुकिंग्स कराई, हमने क्यों देर की और इतनी कम हमने क्यों बुकिंग करवाई है? इसके पीछे क्या फंड्स का मौजूद ना होना है, वजह क्या है? नहीं, हमने भी एग्रीमेंट्स कर रखे हैं इन कंपनी से, चाइनीज कंपनी से, कि वो जब जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी तो ये तरजीही बुनियाद के ऊपर और मुनासिब दाम कितने डोजेस के सर एग्रीमेंट कर रखे हैं इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने? किसी डोजेस के कोई एग्रीमेंट नहीं हुए, बल्कि ये जनरल एग्रीमेंट हुआ है कि प्रायोरिटी में देंगे, क्योंकि वो कोई कंपनी टाई अप करने के लिए तैयार नहीं है कि वो प्रोडक्शन के ऊपर है। कंपनी के हर एक कंपनी का अपना अपना फैक्ट्रीज है, अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। तो दुनिया में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई अभी शुरू हुई है। तो ये तकरीबन 4 से 8 महीने लगेंगे इससे पहले कि बड़ी क्वांटिटी में ये वैक्सीन अवेलेबल हो जाए और आपको पाकिस्तान में मिल सके पॉपुलेशन की। जब वो मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रही तो आप बुकिंग कराएं या ना कराएं, वो सिर्फ थ्योरेटिकल मामला है। प्रैक्टिकली तो जो उनकी प्रोडक्शन है वही उन बात नहीं है। सर लास्ट क्वेश्चन, 2021 बताइएगा, क्या 2021 के अंदर अंदर हम कोरोना फ्री हो जाएंगे दुनिया में एज इन, और फिर पाकिस्तान कब तक कोरोना फ्री हो जाएगा? मेरे ख्याल से तो अगले 5 साल में कोई कोरोना फ्री नहीं होता। ये वायरस अपनी शक्ल तब्दील करता रहेगा, नए नए फॉर्म में आता रहेगा और कोरोना के साथ अब आपको जीना सीखना होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया अताउर रहमान साहब आपके वक्त का। और इसके साथ ही प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट से मुझे मोहम्मद कामरान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।